काला जल शब्द पर कभी किसी ने ध्यान दिया है? गीतकारों ने अपने गीतों में पुराने जमाने में लिखा है कि जमुना जल पानी कहलाता, यदि राधा के अश्रु न मिलते। झूठी हैं यदि प्रेम कथाएं, तो इतिहासों का क्या होगा? जल, कोई पानी जल तब बनता है जब उसमें प्रेम के अश्रु मिलते हैं, जब उसमें प्रेम स्नान करता है, जब उसमें प्रेम डुबकियां लगाता है, तब कोई पानी जल बनता है। लेकिन आदिवासियों के उस इलाके में जहां पानी बहुत कठिन है, जहां डबरों में भरा हुआ गंदा पानी है जिसका रंग बदल गया है, और उससे अपने जीवन और ऊर्जा को प्राप्त करने वाले आदिवासी, उससे ऊर्जा प्राप्त करने वाले मध्यम वर्गीय से लेकर के निम्न वर्ग के तमाम सारे अल्पसंख्यक मुसलमान लोग, वो अगर जीवन और प्रेरणा प्राप्त करते हैं तो ये काहे का अक्स है। फिर मैं कहता हूं कि प्रेमचंद ने होरी को नायक बनाया और इन्होंने उस गंदले पानी को जल बनाया। ये बड़ा काम है। और अगर आप उसकी पूरी शैली को देखें, मैं विस्तार से बात नहीं करूंगा, तो आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया ये उपन्यास है, लेकिन मिडिल क्लास के मुस्लिम की विडंबनाओं को वो सामने लाता है, उनके द्वंद्वों को सामने लाता है, उनके इतिहास को सामने लाता है, और उनके आंतरिक जो विमर्श हैं उनको भी सामने लाने की कोशिश करता है। और सबसे बड़ी बात यह कि सभ्य कहे जाने वाले भारतीय समाज की जो क्रूरताएं हैं, जो बहुत प्रत्यक्ष नहीं है उस उपन्यास के अंदर, बहुत परोक्ष है, बहुत हिडन है, उनको भी उनको सामने लाने का काम उन्होंने किया है। और भारतीय समाज से जो कटे छूटे हुए मुसलमान समाज के जो लोग हैं, उनके ऊपर उसमें ध्यान केंद्रित किया गया है। किसान अल्पसंख्यकों के ऊपर कौन सा आयोग बना था? स्वामीनाथन आयोग। स्वामीनाथन आयोग तो बहुत बाद की चीज़ है, लेकिन काला जल उपन्यास को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक तरह से स्वामीनाथन आयोग की भूमिका की तरह है। उसमें वो तमाम सारी समस्याएं पोशीदा हैं जिनको अंततः अपने बड़ी रिपोर्ट में स्वामीनाथन ने प्रस्तुत किया है। ये एक बड़ी बात है। एक छोटे से पूरे गांव की परिकल्पना आदिवासी बहुल बस्तर में वो कर लेते हैं। और ये उपन्यास अगर किसी ने पढ़ा है और गंभीरता से उसे पढ़ा है, तो हमारे अंदर उसमें एक मर्सिये की गूंज लगातार बनी रहती है। एक सद्भाव का स्रोता, एक करुणा का स्रोता लगातार उसकी वजह से बहता चला जाता है। दरोगा मिर्ज़ा करामात बेग हैं, उनकी बहुत ही छम्मक छल्लो दूध बेचने वाली से उसकी शादी हो जाती है, उससे उनके वंश की बेल चढ़ती है। 3-4 पीढ़ी बाद का एक आदमी जब फातिहा पढ़ने के लिए जाता है, तब उसको अपने पुरखों के स्रोत नहीं मिलते। इसमें कहीं भी इस बात का आपको आभास नहीं मिलेगा उपन्यास के अंदर कि बाबर से क्या ताल्लुक था मुसलमानों का, या बाबर की वंशावली से कौन कौन से लोग आए थे, या इस्लाम जब हिंदुस्तान के आया तो उसका क्या प्रभाव पड़ा था, या इस्लाम ने हमारी साइकी के अंदर, हमारी रचनाशीलता के ऊपर क्या असर डाला था। ये तमाम सारे विमर्श उसके अंदर नहीं है, इसका उसमें जिक्र नहीं है। उसमें जिक्र ये है कि हमारा रिश्ता हिंदुस्तान के मुसलमानों का सीधा सीधा रिश्ता कभी बाबर से बनता ही नहीं है। ये हमारी धर्म को अंगीकृत करने, आत्मात्मक करने की स्वतंत्रता का मामला है, ये दूसरा मामला नहीं है। तो इस तरह से बहुत ही मनोवैज्ञानिक बारीकी के साथ उन्होंने इस चीज़ों को कहा है। और भारत जैसे सांस्कृतिक बहुलता वाले देश में मुझे लगता है ये सब जो पहचान की राजनीति है, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की राजनीति है, और यहाँ के लोगों को बाहर निकालने की राजनीति है, जाति पहचान के आधार पर दंशित करने की राजनीति है, इस राजनीति के लिए